कल के क्लास में हुआ था कि हमारे पास अगर कोई लेमिनर बॉडी है 2 डायमेंशनल, तो उसके सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी होगा हमारे पास ना, कोई भी मान लीजिए बॉडी होगा, उसका एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट होता है। हम लोग ये मान लेते हैं, ऐसा सच में नहीं होता है, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि सबका मास किसी एक पॉइंट पे अगर रख देंगे तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। मान लीजिए आपको सलाह दी गई कि इस रूम में मान लीजिए जितने भी मासेस हैं, या मान लो एक छोटा सा डब्बा लिए और उस डब्बे में सब इस रूम के सारे मास को रखना है, नहीं तो वो डब्बा का एक पोजीशन होगा जहां पे सारा मास कंसंट्रेट होगा, रखा जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। नहीं हुआ लॉजिक ना, क्यों, कोई बात नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते थे आप कि मान लीजिए अगर ये कोई प्लेट है, या मान लो नहीं कोई भी सर्कुलर डिस्क है, इसको सर्कुलर डिस्क कहते हैं, नहीं तो डीवीडी का डिस्क आता है ना बाबू, डीवीडी वाला डिस्क आता है ना, उसमें बीच में देखोगे होल होता है। अगर मान लो वो खाली ना हो, भरा हुआ हो, तो वो पॉइंट उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है। कहने का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा इमेजिनरी पोजीशन होता है जहां पे ये माना जाता है कि पूरे सिस्टम का मास किसी छोटा सा बिंदु पे, किसी छोटे से पॉइंट पे जमा हो गया, ताकि आप क्या करो कि उस सिस्टम पे मान लो अगर आपको फोर्स लगाने हो तो आप पूरा होल सिस्टम पे नहीं लगा के उस बिंदु पे लगा दें, उस पॉइंट पे लगा दें, ताकि वो सिस्टम उसी तरह से बिहेव करे जिस तरह से आप सारे फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लगा पाते। इसलिए सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना इंपॉर्टेंट था। नहीं, सेंटर ऑफ मास अगर नहीं होता तो आपको क्या करना होता, सेम वेलोसिटी प्रोड्यूस करनी होती। देखो जैसे ये डंडा वाला एक्सपेरिमेंट था ना, हम चाहते हैं कि ये एक रड है और ये रड नहीं, ये रड सेम वेलोसिटी से आगे जाए, इस रड में वेलोसिटी सेम हो, ठीक है, ये रड एकदम सीधा सीधा आगे जाए। आप ये बताइए अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या ये रड ये वाला मोशन करेगा? नहीं, ये रड, अगर ये रड है ना, अगर आप इस पे फोर्स लगाइएगा इस वाले पॉइंट पे तो ये ऐसे मोशन करेगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। हम चाहते थे कि ये रड इस तरह का मोशन करे, तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी में इस तरह का मोशन आए, वो यहां कहीं होगा। जैसे ही हमने इस रड पे यहां पे फोर्स लगाया, नहीं तो ये रड हमारे मन के मुताबिक मोशन कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट नहीं सेंटर ऑफ मास कहलाया। टेक्निक क्या था? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फोर्स लगाने से, इसमें मान लीजिए 100 पार्टिकल है, इसमें मान लो 100 पार्टिकल है, अगर आप इस पार्टिकल पे फोर्स लगाइएगा तो ये ज्यादा स्पीड से चलेगा, ये थोड़ा कम से चलेगा, ये थोड़ा कम से चलेगा, ये थोड़ा कम से चलेगा। और अगर आप यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये सारा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से आगे जाएगा, सारा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से आ जाएगा। हर पार्टिकल में लिनियर वेलोसिटी सेम होगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो हमारी आवश्यकता थी फुलफिल हो गई। तो वो एक इमेजिनरी पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब आपको पता है कि अगर कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, नहीं कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये हुआ कि रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब उसका मिड पॉइंट। जैसे सेंटर, जैसे मान लीजिए सर्कुलर डिस्क है, इसका मिड पॉइंट इसका सेंटर होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। मतलब ये हुआ कि आप उसे वहां पे अगर पकड़ेंगे तो पूरा बॉडी, जैसे बुक को रखते हैं ना, तो पूरा बॉडी वो सिस्टम होल्ड हो जाता है। जैसे एक छोटा सा प्लेट को रखिएगा, सिस्टम होल्ड हो जाएगा, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर प्लेट है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ये चीजें हो चुकी थी। और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते थे? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के 2-3 फॉर्मूले हमारे पास थे, है ना। 2 पार्टिकल सिस्टम, मेनी पार्टिकल सिस्टम, उसके बाद नहीं, अगर हम बात करें जैसे एक बॉडी है और इस बॉडी में मान लीजिए 2 ठो पार्टिकल है, एक बॉडी है और उस बॉडी में मान लीजिए 2 ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल m1 है और एक पार्टिकल m2 है, 2 ये पार्टिकल, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच कहीं होगा नहीं। जैसे ये हुआ कि इसको एक रड से, अगर मासलेस रड से बांध देंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हम रड को पकड़ेंगे तो दोनों सीधा सीधा हो जाएगा।
एक ऐसा पॉइंट ये भी हो सकता है, यहां पे पकड़ोगे, मान लो इधर ज्यादा मास हो गया तो ये इधर लुढ़क गया। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पकड़ने से ये पूरा टोटल बैलेंस हो जाएगा, उस पॉइंट को इसका सेंटर ऑफ मास कहेंगे। अगर मास मान लो ज्यादा है तो ये ज्यादा लुढ़केगा और ये कम लुढ़केगा ऊपर। हमें दोनों को बराबर बराबर पे रखना है, तो एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा जहां पे सेंटर ऑफ मास मतलब ये दोनों बैलेंस हो जाए, और वो पॉइंट हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। निकालेंगे कैसे? आप कह सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r हो, ये अगर r1 है, मतलब मान लीजिए m1 से r1 पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास r1 पोजीशन पे है और m2 से r2 पोजीशन पे है। इसको निकालने के तरीके ये थे कि आप मोमेंट ऑफ मास को बराबर कर दें, मतलब m1 r1 अगर इक्वल टू m2 r2 हो जाए तो ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। इसे निकालने के एक तरीके और थे कि r1 आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, मतलब m1 से इसका पोजीशन आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या था फॉर्मूला? m2 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ r, या r2 निकाल सकते थे m1 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ r। ये एक तरीका था जो हम लोगों ने पढ़ा था। और यही मल्टी पार्टिकल सिस्टम अगर होगा, जैसे एक बॉडी मान लीजिए उसमें ढेर सारे पार्टिकल हैं, ढेर सारा पार्टिकल है, हर पार्टिकल का मास मान लीजिए आपको पता है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सीधा निकल जाता था m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे होता था। ये सब सारी बातें हो चुकी थी, बेसिक थी, थोड़ा रिकैप कर दिए। आज हम लोग बात करेंगे, कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग ये सीखे थे कि अगर मान लीजिए एक लेमिना हो, नहीं, अगर मान लीजिए कोई लेमिनर बॉडी होगी, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया है। लेमिना मतलब हुआ कि एक सीट है मान लीजिए आपके पास, उस सीट का सेंटर ऑफ मास, और सीट भी ना रेगुलर शेप का नहीं है, कभी एल शेप, कभी कोई शेप, कभी सर्कुलर शेप, या कोई भी शेप होगा उस शेप का। जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं कि सीट आपका हमेशा लेमिना हो तो एल शेप का ही होगा। इस शेप का मान लीजिए आपके पास सीट है, ये जरूरी नहीं है, आपके सर्कुलर भी हो सकता है। लेमिना आपका इस तरह का भी हो सकता था, या लेमिना आपका कुछ इस तरह का भी हो सकता है, किसी भी शेप का लेमिना हो सकता है। मतलब एक सीट होगी जिसके पास कुछ सरफेस एरिया होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? एरिया के बेसिस पे निकालते थे। आइए, एरिया के बेसिस पे निकालते थे। लेमिनर बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिनर बॉडी। कोई लेमिनर बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लीजिए कोई लेमिनर बॉडी है, ये वाला लेमिना भी कह सकते हैं, है ना। इस शेप का कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो हम लोगों ने इसको क्या किया था कि इसके हमने डिजायर्ड टुकड़े बांट दिए थे, इसके एक यूनिफॉर्म टुकड़ों में से तोड़ दिया गया था, है ना। एक हम लोग कुछ इस तरह से इसके पीसेस कर दिए थे, और हर पीस को अलग अलग पार्टिकल मान रहे थे कि 3 पार्टिकल सिस्टम में ये टूट गया। बताइए, अगर ये प्लेट यूनिफॉर्म होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। ऐसा माना ये गया था कि मान लीजिए हमने इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रख दिया, ठीक है, और ये है मान लो ओरिजिन। इसका अपना खुद का कुछ एरिया होगा A1, इसका एरिया, इस सीट का कुछ ना कुछ एरिया होगा A2, इस सीट का कुछ ना कुछ एरिया होगा A3। जरूरी नहीं कि बराबर लग रहा है, अगर बराबर ना हो तब भी A1 A2 हम लोग मान लेते हैं बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता था कि इसका जो पोजीशन आता था बाबू, R सेंटर ऑफ मास, ये आता था A1 R1 प्लस A2 R2 प्लस A3 R3 बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ये होता था, कल सीख चुके थे, इस पे काम भी किए थे, ये करना था हमें। अब ये R1 R2 R3 क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से भी दिखा सकते हैं, या किसी भी फिक्स पॉइंट से आप चाहें तो पोजीशन वेक्टर मेजर कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर लिखने के 2 तरीके थे। इसे आप ये कह सकते हैं कि x सेंटर ऑफ मास, और ये होता था A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 बाय
A1 प्लस A2 प्लस A3 ये होता था। इससे आपको इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा उसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इस फॉर्मूले से आपको नहीं A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3, इससे आपको इसका सेंटर ऑफ मास के पोजीशन y वाले कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, मिल सकते हैं हमें। अगर ये 2D है, इसमें दो कंडीशन था हमने इंसर्ट कर रखे थे कि डेंसिटी सबकी सेम थी, डेंसिटी सेम थी, और थिकनेस भी सेम था, सेम डेंसिटी और सेम थिकनेस वाले। अगर डेंसिटी और थिकनेस सेम ना हो तो क्या करेंगे, तो जनरल जो फॉर्मूला था डेरिवेशन का वो करेंगे। अगर डेंसिटी और थिकनेस सेम ना हो तो क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसको कर लेना है, ρ1 ρ2 वाला या T1 T2 वाला। जो तरीका स्टार्टिंग का था वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। इसका कैसे निकालते थे ये चीजें हम लोग कल कर चुके थे। आज हम इसी को करने के दूसरे तरीके बताएंगे आपको, जिससे आपको एक नया वे मिलेगा सोचने का। देखो अगर हम तुमसे ये कहें, ये जो लेमिना बना है, हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना एक, जैसे इसका साइज मान लो हम आपको दे देते हैं, इसका साइज है 2a लेंथ है, यहां से यहां तक मान लीजिए इसका लेंथ 2a है, और ये भी मान लीजिए लेंथ 2a है, दे रहे हैं ऐसे साइज रेंडम, और ये वाला साइड है आपका a, और ये वाला भी साइड आपका a है, मान लो दे दिए जानबूझ के। तो ये a है तो ये भी a ही होगा ना, ये भी a होगा, ये भी a हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर हम तुमको ये कहें कि सपोज वी हैव एक स्क्वायर सीट है, मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर सीट था, सुनना, जिसका साइड 2a है, नहीं साइड 2a है, और उसमें से ए वाला पार्ट को रिमूव कर दिया गया। क्या ये कंडीशन और ये एक ही चीज है? अगर ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा तो यही हिस्सा बचेगा, आई बात समझ में? तो ये रिमूव वाला कंसेप्ट बन जाता है यहां से आपका, कि आप इसे रिमूव करके भी सोच लें, ठीक। मतलब ये हुआ कि अगर आपको अब नया सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो तरीका ये है कि पुराने वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जितना था माइनस, मतलब पोजीशन माइनस ये वाला, मतलब यहां पे ये चलेगा कि इफ सम मास या पोर्शन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, फ्रॉम रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी से अगर आपने कुछ पार्ट को रिमूव कर लिया है, कुछ पार्ट को रिमूव कर लिया है, जैसे यहां पे था, तो उस केस में आपका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, A1 R1 माइनस A2 R2 कर लेना है, बाय A1 माइनस A2 करना है। मतलब ये हुआ कि अगर आप x करना चाहेंगे तो A1 x1 माइनस A2 x2 बाय A1 माइनस A2, या अगर आप इसका y कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे उसी तरह से A1 y1 माइनस A2 y2 बाय A1 माइनस A2। इसमें एक और था, ठीक है। इसी को फिर आप मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं यही पोजीशन मास के टर्म में भी लिखाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए क्या बोले, सम पोर्शन मतलब सम एरिया, पोर्शन मतलब सम एरिया, और सम मास मतलब मास ही है। अगर आपको मास पता हो तो आप M1 R1 करिएंगे। अगर मान लीजिए आपको मास ही दे रखा है कि इतना मास रिमूव हुआ है, या उसका आइडिया आ गया कि कितना मास रिमूव हुआ है, तो M1 R1 माइनस M2 R2 बाय M1 माइनस M2, या यहां पे M1 X1 माइनस M2 X2 बाय M1 माइनस M2, या
m1y1 माइनस m2y2 बाय m1 माइनस m2। अब यहां पे क्या 1 का क्या सेंस है, देखो ये जो है आपको होल पोर्शन, होल पार्ट का ये हो गया तुम्हारा मास। m1 जो है m1 हो नहीं, a1 है, x1 है, होल पार्ट का ये रहा मास। जो m1 है वो होल पार्ट का मास है, a1 जो है वो होल पार्ट का एरिया है। जो पूरा सिस्टम है ये वाला, इसका पूरा एरिया है, ठीक है। x1 तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल द सिस्टम, y1 लोकेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ होल द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में, बोलो। या मतलब ये जो r1 है ये सब आपके होल सिस्टम का है, r1 x1 y1 या z में भी कैरी करता है। उसी तरह से ये जो हिस्सा है वो रिमूव्ड पार्ट का होगा। रिमूव्ड पार्ट में कौन कौन आ गया आपका, m2 वाला मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, a2 एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, नहीं x1 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट x कोऑर्डिनेट, नहीं, या s2, और ये हो जाएगा आपको r2, जो भी एक ही बात है। तो ये रिमूव्ड पार्ट वाला हो गया, ये होल पार्ट वाला होगा। एकदम बिल्कुल सिमेट्री जैसी चल रही है, नॉर्मल, कोई नई बात नहीं है। हाँ, तरीका सोचने का अलग हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग कल लिख चुके थे, ये लिखा दिए थे ना, हाँ ये लिख चुके थे। अब इसी सवाल को हम लोग दोनों तरीके से फिर से करेंगे, और फिर आपको डिफरेंट डेंसिटी वाला सवाल करवाएंगे, और एक सवाल आपका 3D लेमिना वाला करवाएंगे, फिर लेमिना वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बाबू, हाँ देखो, ये कंफ्यूजन तुम लोगों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सर x1 और x2 कैसे लें या कहां से लें। सुनो, x1 या x2 का क्या मतलब होता है। x1 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने जो सिस्टम सेलेक्ट कर रखा है उसका पोजीशन x कोऑर्डिनेट, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट। अब वो x कोऑर्डिनेट कहां से होगा ये आप डिसाइड कर लीजिए, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे हमने कहा है कि ये ओरिजिन है, तो यहां से x कोऑर्डिनेट, अगर हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो किसका x2 बोल रहे हैं आप, x2 कहां है पुट। अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है ना, होगा ये होगा x2, a प्लस a/2। आई बात समझे, मतलब ये क्या है, लोकेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होल बॉडी का, पोजीशन ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल द सिस्टम का, ये पूरे सिस्टम का है। और ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट या तो क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि कहां से लेना है तो बढ़िया, नहीं दे रखा है तो आपको जो भी सुविधा लगे वहां से ले लीजिए। आपको मन करेगा हम यहीं पे ओरिजिन मानेंगे, मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपकी इच्छा के अनुसार रखा गया है। अगर फिर भी ओरिजिन से रिलेटेड दिक्कत आ रहा हो तो ओरिजिन लीवे मत करिए, ओरिजिन मत लीजिए। 2 पॉइंट देखो, ये सिस्टम 2 पॉइंट पार्टिकल में टूट गया, 2 पॉइंट पार्टिकल में टूट गया, r1 पोजीशन आ गया फ्रॉम इसके सेंटर ऑफ मास या फ्रॉम इसके कराएंगे वो वाला सवाल भी, जिसमें आपको ओरिजिन से वाला कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आइए इसी सवाल को हम लोग दोनों कंसेप्ट से करें। देखो, नोट करने वाला का पार्ट ये है आज का, इससे पहले ये हम लोग नोट कर चुके हैं, ठीक है। अभी नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे सवाल को। आइए, हमारे पास मान लीजिए एक लेमिनर ऑब्जेक्ट है जिसका साइड 2a है, नहीं, और इधर वाला भी साइड इसका 2a है। ध्यान से समझिए, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मास वाला अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो एरिया वाला इंफॉर्मेशन लीजिएगा, नहीं तो यहां पे एरिया वाला इंफॉर्मेशन साक्षात दिख रहा है, मास नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है आपका, आप इसे लेमिना माने और इसका पोजीशन निकाल लें। किस तरह से, a1 r1 प्लस a2 r2 बाय, मतलब 3 सिस्टम है ना यहाँ पे, इसमें आपको 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो। a3 r3 बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ये तरीका आपके पास है। आइए पहले इसे हम लोग इस तरीके से बना लें, फिर जो आंसर आएगा उसी आंसर को उस तरीके से देखते आता नहीं आता है। आप ये बताइए
अगर ये 2a है, ये 2a है, तो ये अगर बीच वाला पार्ट है तो ये a होगा, हाँ या ना, और ये भी a हो जाएगा। गुड। आप ये बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके बीच में, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है तो बीच में होगा। इस वाली बॉडी का, ये वाला सेक्शन का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में और इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में। यस और नो? गुड। इस प्लेट का एरिया आप ये बताइए, हमारे पास A1 कितना है, सीधा R निकाल लें क्या, X निकालते हैं, X कोऑर्डिनेट, ठीक है। X सेंटर ऑफ मास A1 X1, आप हमें ये बताइए A1 कितना होगा। A1 मतलब इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, नहीं A स्क्वायर, A1 साइड आ गया, A1 एरिया इस प्लेट का A1। अब इसका X निकालना है, तो हमने आपको ओरिजिन कहाँ मानना है, यहाँ 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 यहाँ, कहाँ, जहां मन करे। सबसे अच्छा है कि किसी एक कॉर्नर पे ले लीजिए, बढ़िया होगा। तो ओरिजिन हम लोग यहां मान लेते हैं। अब यहां से इसका डिस्टेंस, ये वाला पार्ट है ना बाबू, ये वाला पार्ट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से देखो तो जरा, ये वाला पॉइंट पे आएगा ना, x कोऑर्डिनेट इसका यहां पे आएगा, यहां पे, और ये डिस्टेंस अगर पूरा a है तो ये आधा पे आ रहा है, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, a/2। इसका x1 कितना हो जाएगा बाबू, a/2 प्लस a2 इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका एरिया कितना है, देखो तो, जरूरी नहीं कि हमेशा a स्क्वायर होगा, यहां पे आ रहा है, यहां पे इसका लेंथ कितना है a, ब्रेथ कितना है a, इसलिए यहां भी a स्क्वायर आया। अब इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो तो, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट यहां से x में कितना है, a/2 ही है, तो चलो a/2 ही हुआ। अब a3 इसका मास, लेंथ कितना है a, ब्रेथ कितना है a, तो ये हो गया एरिया इसका a स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कौन बताएगा, देखो x कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक a हुआ है और यहां से यहां तक a/2 है, तो a प्लस a/2, तो a प्लस a/2, तो सॉल्व करिएगा तो बाबू 3a/2, इसका आ गया 3a/2, कोई दिक्कत नहीं। और a1 a2 a3, a1 कितना है a स्क्वायर, a2 कितना है a स्क्वायर, और एक a स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखो ऊपर में सबसे a स्क्वायर है, तो ऊपर में सब में a स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां बचा आपका a/2, यहां बचा आपका a/2, और यहां बचा आपका 3a/2। नीचे a स्क्वायर स्क्वायर 3a स्क्वायर कह दें, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, कुल मिला के आपका बच गया यहाँ पे a/2 a हो जाएगा, और a और 3a/2 प्लस करिएगा कितना होगा 5a/2, और 2 3 जा 6, 5a/6। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, y ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो तो y के लिए एरिया तो वही रहेगा a स्क्वायर। अब बताइए इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालने, तो इसका y कोऑर्डिनेट ये न होगा, इसका y कोऑर्डिनेट ये न होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए, यहां से यहां तक a है और ये डिस्टेंस कितना है a/2, तो 3a/2 प्लस a स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बाबू, ऊपर कितना गए a/2 इंटू a/2 प्लस इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, यहां से y का डिस्टेंस जरा देखो तो a/2, a स्क्वायर इंटू a/2, और नीचे का एरिया कितना होगा बाबू 3a स्क्वायर, सीधा कर दें, आपको पता है a स्क्वायर कट्टो कट्टो, तो कुल मिला के क्या बच जाएगा, सेम आएगा, यस 5a/6, ये इसका पोजीशन हो गया। एक तो ये तरीका हुआ, आई बात समझ में, 3 पार्टिकल सिस्टम का ये हो गया आपका, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया आपका सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आ गया एक्स वाई जो होगा, एक्स और वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो आ गया आपका 5a/6 एंड 5a/6। ये लोकेशन जहां भी होगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए यहां पे कहीं पे होगा, वो इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। गुड। अब हम लोग ये तरीका कल भी कर चुके थे, ये कल वाला क्वेश्चन रिपीट था, अभी हमने ये वाली तरीके से करना है इसे। अब मान लेते हैं कि ये जो लेमिना है, इस लेमिना के 2 पार्ट हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ये लेमिना था शुरू में यही था ना, शुरू में एक, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपके पास 2a साइड का एक स्क्वायर प्लेट बन गया, 2a साइड का एक स्क्वायर प्लेट है। अगर ये पूरा स्क्वायर प्लेट होता, जिसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता, कहीं एकदम एग्जैक्ट बीच में होता, स्क्वायर प्लेट का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, तो आप ये बताइए
क्या हमारे पास बोले थे A1 क्या होता है, जो अनरिमूव्ड पार्ट वाला होता है, होल सिस्टम का एरिया। तो बताइए A1 होल सिस्टम का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कुल मिला के 4a²। अब बताइए x1 क्या होता है, x1 होल पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट, 0 यहां से माने है ना, तो बताइए इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, पूरा 2a है तो बीच में आएगा a होगा, इसका x कोऑर्डिनेट a आ गया। इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो देखो तो जरा, इसका y कोऑर्डिनेट ऊपर में कितना होगा, ये भी a पे, ये समझ पाए y कोऑर्डिनेट कैसे a हुआ, a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो रिमूव्ड पार्ट है वो कहां पे रिमूव हुआ है, हाई कॉर्नर पे रिमूव हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं पे रिमूव कर लेंगे, जहां पे रिमूव किया गया है। तो ये वाला कॉर्नर रिमूव हुआ है, ये वाला पार्ट रिमूव हुआ है, ये रिमूव्ड पार्ट है। तो बताइए रिमूव्ड पार्ट का ये वाला है ना, देखो ये x था और ये y था, ये ओरिजिन था, और यहां पे हमारा है ये रिमूव्ड पार्ट इस कॉर्नर पे, है ना, बोलो ये है। अब बताइए रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ये होगा, तो बताइए A2 कितना होगा, ये वाला पार्ट का एरिया a², साइड इंटू साइड, इसका साइड a है और ये a है। आप हमें ये बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, बताओ तो, ये वाला पार्ट 2a, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या हो जाएगा, जरा ये बताओ तो, होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू a है और ये हो जाएगा तुम्हारा a/2, है ना, ये पूरा a है तो a/2 ही होगा ना। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, गुड, 3a/2। क्या ये इसका x पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, हाँ है, तो इसका x2 आ गया आपका 3a/2, कोई दिक्कत। सिमिलरली y2 की बात करें तो y2 सेंटर ऑफ मास का y वाला पोजीशन बताइए, यहां से यहां तक है a, यहां से यहां तक a है और प्लस a/2, तो y2 हमारे पास कितना है 3a/2, क्लियर, 3a/2। अब आपके पास क्या रिमूव वाला तरीका है ना, तो सीधा सा क्या करेंगे, x सेंटर ऑफ मास निकालना हो हमें तो a1 x1 माइनस a2 x2 बाय a1 माइनस a2 करते हैं। a1 का वैल्यू कितना है 4a², x1 का वैल्यू कितना है a है, माइनस a2 का वैल्यू कितना है a² है, और x2 का वैल्यू कितना है 3a/2 है, बाय a1 माइनस a2, a1 4a² माइनस a2 a²। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो a² कॉमन ले लें, ऊपर a² कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 4 टाइम्स ऑफ a ओनली, 4a स्क्वायर कॉमन लिए हैं, 4a माइनस 3a/2 होगा 3a/2, और नीचे डिवाइडेड बाय a² फिर से अगर कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, हाँ या ना, a² से a² रिमूव हो गया और ये हो गया आपका कितना 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना होगा 5a/2, 3 जा यहाँ पे 3 होगा ना बाबू, 5a/6, सॉरी, इसका x कोऑर्डिनेट आया, बोलो। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, हाँ ना, नहीं, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बाबू, इसका y सेंटर ऑफ मास, फिर उसी तरह से a1 y1 माइनस a2 y2 बाय a1 माइनस a2, सॉल्व करेंगे इसे। a1 का आपको पता है 4a² होना है, y1 का वैल्यू कितना है a होना है, माइनस इसका a² a2 और इसका y कितना है 3a/2, सॉल्व करेंगे 4a² माइनस a²। देखो क्या सेम डाटा इंफॉर्मेशन है, ये भी आएगा आपका कितना 5a/6। क्या दोनों तरीके से आंसर सेम आया, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आराम से यूज कर सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए एक सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, एक सर्कुलर डिस्क है, सवाल समझिए, और इससे एक सर्कुलर रीजन रिमूव कर लिया गया, ये वाला पार्ट रिमूव्ड हुआ है, और हमें अब पूछा गया कि अब बताइए जो डिस्क बना उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। स्वाभाविक बात है कि आपको ये माइनस वाला ही तरीका हेल्प करेगा, है ना। आप ये बताइए, एक काम करें सीधा सॉल्व करें इसे, एरिया वाला टेक्निक आपको पता है,
बस देखो, देख लेते हैं। पता नहीं हमारा हृदय कुछ और कह रहा है। A1 माइनस A2, देखो हमेशा जो माइनस करोगे बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करिएगा। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज। बताइए A1 क्या होता है? होल पार्ट का एरिया। जब ये पूरा भरा पड़ा था, पूरी हरियाली थी उस वक्त, मतलब पूरा भरा पड़ा था उस वक्त, इसका एरिया कितना होगा? सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई, और इसका रेडियस कितना है? हमने कहा है कि इसका रेडियस है a, गिवन इंफॉर्मेशन है, तो पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और जो रिमूव्ड पार्ट है, छोटा वाला सर्कल है ना, इसका एरिया कितना होगा? पाई। अब बताओ इसका, यस, ये अगर a है इसका रेडियस तो ये ना होगा बाबू, a/2। नहीं, पूरा का रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, इसका डायमीटर a है ना, हमने कह रखा ये भाई a होगा। तो पाई a/2 स्क्वायर करिएगा तो अरे पाई a स्क्वायर वर्ग, इतना तुमको भी पता है, बीच में मत बोलो तुम लोग। आ गया? अब बताइए x1 क्या होगा? जब ये पूरा सर्कल था, मत बोलो, जब ये पूरा सर्कल था, ये भरा पड़ा था, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है? ये। तो ए कहां से आप कह रहे हैं? ए आप या तो यहां से कह रहे होंगे या तो यहां से कह रहे होंगे। एक्स, इसका मतलब आपने क्या किया है? आपने ओरिजिन मान लिया है यहां पे, नहीं, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ऐसा ही कुछ। तो यहां से ए डिस्टेंस पे इसका हो गया आपका क्या? ए। उसी तरह से अगर हम y1 की बात करें तो y1 कितना होगा? y1 इसका सेंटर ऑफ मास इस हिसाब से क्या होगा? अब समझे जीरो क्यों हुआ? y1 कितना हो गया? 0। सिमिलरली अगर हम x2 की बात करें, ध्यान दो, x2 मतलब ये हुआ कि रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास, रिमूव पार्ट यहां है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां होता, तो ये बताइए कहां से कितना डिस्टेंस है? a और a/2, तो कुल मिला के 3a/2, और रिमूव्ड पार्ट का लोकेशन y वाला इसी एक्सिस पे होगा तो 0 हो गया। कोई दिक्कत? a1 x1 a2 x2 पता है, निकालिए। a1 का वैल्यू कितना रखिएगा बाबू? पाई a स्क्वायर इंटू x1 का वैल्यू कितना रखिएगा? a, माइनस a2 का वैल्यू कितना रखिएगा? पाई a स्क्वायर बाय 4, और x2 का वैल्यू कितना रखिएगा? 3a/2। बोलो, डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करिएगा, तो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करिएगा, पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा बाबू? a माइनस 3a/4 2 जा 8, डिवाइडेड बाय, माइनस करिएगा तो 4 पाई, चलो पाई a स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां बचा आपका 1 माइनस 1/4। कोई दिक्कत? पाई स्क्वायर कट्टो कट्टो, और कुल मिला के ये हो गया आपका 8 है ना, यहाँ पे 8 है, तो 8a माइनस 3 कितना हुआ? 5a/8, और डिवाइड बाय 4 1 3/4, तो 3/4। इसको सॉल्व करने आता है? कितना हो जाएगा? 5a कितना? ओहो, a/8 इंटू 4/3a, ए कट्टो कट्टो, अच्छा 4 दूनी 8, 4 2 जा, तो 5/6 हो गया रे, 5a/6 पॉजिटिव में। कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ही में आएगा। ये लोकेशन कहाँ पे है? ठीक ही है, a/6 x1 0 y1 0 x1 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जब आप y सॉल्व करिएगा तो देखिए a1 y1 खत्म, a2 y2 खत्म, तो y कितना आ गया? 0। आई बात समझ में? तो इसका अगर लोकेशन आप जरा ध्यान से देखोगे, x और y जो कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का, वो आया आपका 5a/6 माइनस 0। इसका ये मतलब हुआ कि 5a/6 कहाँ होगा? ये तो है a/2 है ना, a/2 कौन? यहाँ पे a/2 होगा ना, 5a/6 कहाँ होगा? 1 से थोड़ा छोटा, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा,
सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं लाई करेगा, इसका मतलब सही जा रहा है ये, क्या सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट करेगा ना, बिल्कुल, और इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा, इसलिए y0 आया है। किताब में जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वो ये था, हम किताब के आंसर को लिख रहे हैं, किताब में आंसर था -a/6 और 0। गलत है क्या? क्या किया ना, उन्होंने यहां पे ओरिजिन माना है, नहीं समझे बात को, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो क्या करते, बुद्धि का प्रयोग करते और क्या करते, वहां पे ये पॉइंट रेफरेंस होगा फ्रॉम ओ, जैसे इसमें लिखा था फ्रॉम ओ, ये स्पेसिफाई रहेगा, उसे जिस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए होगा ना वो वहां पे स्पेसिफाई कर देगा, अदरवाइज आपको पता ही है नहीं। या मान लो जैसे आपका ये आंसर आया और ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप बुद्धि का प्रयोग करिए कि अच्छा आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, ये आया है। तुम ध्यान से देखो, अगर यहां से गए तो 5a/6 पे गए, इधर से जाएंगे तो -a/6 नहीं होगा, एक ही बात तो है। इधर से गए तो 5a/6 और यहां से गए तो पीछे आए -a/6, सेम है। इन दोनों को प्लस करो, ये नहीं आएगा तो फिर बोलना, इन दोनों को प्लस करोगे ये नहीं आएगा, हाँ मतलब ये ऐड करोगे, डिस्टेंस है ना, लेंथ को ऐड करोगे तो ये आएगा ना, मतलब वही बात होती है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिनको इससे जोड़ने पे वो रिजल्ट आ जाए, ठीक है। ये रिमूव पार्ट हो गया, आई बात समझ में। रिमूव पार्ट में कुछ नहीं करना है, होल सिस्टम का एरिया, उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन माइनस रिमूव पार्ट का एरिया और उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बाय एरिया का डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका रिमूव्ड वाला, ठीक है। रिमूव्ड वाला और भी सवाल बनता है, लेकिन उसमें है क्या कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो ये आपका एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, इससे उससे प्लस वाला, उससे ये वाला सवाल बनेगा तो जरूर, कैलकुलस वाला मेथड लगेगा, बनेगा। अब देखो ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, बात समझो, और जैसे हमको ये पूछा गया कि ये सेमी सर्कुलर डिस्क में से ये वाला पार्ट को काट लिया गया, नहीं तो हमें पूछा गया किसका सेंटर ऑफ मास बताइए, बन जाएगा, हाँ रे ना, सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास पता है, कहाँ कितना होता है, नहीं वही डेरिवेशन करना है। ये जो डिस्क होता, अगर ये डिस्क होता तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है ना, कहाँ पे होता, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं ना होता, कहाँ होता, लोकेट करना पड़ेगा ना, बाहर नहीं होगा, इससे थोड़ा ऊपर होगा। चलो हड़बड़ाओ नहीं, समझो बात को, आइए सुनिए। तो अब हमारे पास जो होगा ये रिमूव वाला पार्ट हो गया। कुछ सवाल रिमूव वाले पार्ट में ऐसे भी आते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि आपको ये रेक्टेंगुलर सीट होगा एक शुरू में, रेक्टेंगल सीट होगा तो रेक्टेंगल सीट का तो मान लो हम लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर सीट है इसका कैसे निकालेंगे, तो कुछ कुछ डेरिवेशन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक रह गया है आपको 3 डायमेंशनल लेमिना, 3D लेमिना वाला भी करोगे, चलो एक 3D लेमिना करा देते हैं, डेरिवेशन कल ही शुरू करेंगे, कल सारा डेरिवेशन करवा देंगे, थोड़ा स्पीड में डेरिवेशन करवा देंगे। एक 3D लेमिना कर लीजिए बाबू, थ्री डी लेमिना से पहले एक और सवाल कर लो जिसमें डिफरेंट डेंसिटी वाला होगा। सुनो, देखो ये फॉर्मूला कब के लिए एप्लीकेबल है, सुनो ये फॉर्मूला कब के लिए एप्लीकेबल है, जब थिकनेस सेम हो और डेंसिटी भी सेम होगा, तब के लिए था। अगर मान लीजिए उनमें से दोनों अलग अलग हो या दोनों में से कोई एक अलग हो, अभी फिलहाल डेंसिटी अलग वाला करवा देते हैं, थिकनेस वाला तुम लोग समझ ही जाओगे कि कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीट है जिसका साइड ए है, ठीक है, और इसे बीचों बीच इसके 2 हिस्से कर दिए गए। सुनो, इसके बीचों बीच ना 2 हिस्से कर गए, इसका मतलब ये हिस्से का लेंथ कितना होगा a/2 और ये कितना होगा a/2। इसे ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल की डेंसिटी है मान लो ये वाला पार्ट का ρ1, और ये वाला जो मटेरियल था इसकी डेंसिटी मान लीजिए कुछ और से भर दी गई, सीट को कवर्ड कर दिया गया, अलग अलग मेटल था जिसकी डेंसिटी मान लीजिए ρ2 है।
क्योंकि हमने बीच बीच से इसको काटा है और ये ए साइड वाला है, इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि इसका वॉल्यूम जो होगा इसका भी वॉल्यूम वही होगा, वॉल्यूम सेम हो गया। बस अब हमसे कहा गया कि भाई बताइए इसका सेंटर ऑफ मास होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करिए। तो आपको पता है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है RCOM जो होता है वो होता है M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2, अगर अनरिमूव्ड वाला पार्ट हो। क्या हम मास को, आप बताइए, क्या मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? तो इस वाले पार्ट का डेंसिटी अलग अलग है, तो इस वाले पार्ट का मास अलग होगा, इस वाले पार्ट का मास अलग होगा। तो इस वाले पार्ट का मास M1, रो अलग है, वॉल्यूम सेम है, रो1 भी। इस वाले पार्ट का मास कितना हो गया, रो2 भी। रख दे। तो सीधी सी बात है कि ये पार्टिकल अब कन्वर्ट होके कुछ ऐसा बन गया बाबू, ये कंबाइन होके इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास इसका हो गया जिसका मास M1 है, और इसका कंबाइन होके एक सेंटर ऑफ मास बन गया कुछ यहां पे जिसका मास M2 है। आप बताएंगे कि इन सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इसका बीच में बाबू ये पूरा A है, हाँ A/2 नहीं, क्योंकि ये पूरा A न है, ये पूरा A न है, बोलो। तो ये अगर पूरा A है तो ये डिस्टेंस A/2, ये डिस्टेंस A/2, ये डिस्टेंस A/2, ये डिस्टेंस A/2, तो A/2 और A/2 मिलके A बनेगा। ये हो गया तुम्हारा A। नहीं बना? अच्छा सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब A/2 कैलकुलेशन आसान कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया A? खुश, गुड। एक तो ये तरीका हो गया सीधा आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बताइए M1 आपको पता है? हाँ पता है, कितना? M1 रो1 A, R का वैल्यू क्या रख, देखो चलो। इसको करने के एक तरीके ये थे, और एक तरीका जो हम बोल रहे थे कि डायरेक्ट इनमें से किसी एक को ओरिजिन पे मान लो, चलेगा। हमने क्या किया, इसी को मान लिया ओरिजिन। देखो जब तक ये गिवन ना हो, स्पेसिफाई ना हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग या गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं इसका पोजीशन 0 है तो इसका पोजीशन A ने हो गया। ओरिजिन पे अगर इसको मान लें तो बताइए M1 A1 इसके लिए कितना हो जाएगा, 0। R1 का वैल्यू 0, हाँ या ना, बोलो। M1 कितना हुआ, रो1 भी, और R1 कितना हो गया, 0, प्लस M2 कितना हो गया, M2 रो2 भी, और इसका R2 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, A बाय M1 प्लस M2, तो रो1 भी प्लस रो2 भी। और कुछ होता है नहीं ना, वही आ गया सीधा R भी। क्या आया, ये वाला टर्म खत्म। तो √2, देखो V है, यहां भी V है, V कट्टो कट्टो, रो2A बाय रो1 प्लस रो2। क्या ये वही है, M2 बाय, हाँ M2 बाय M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। कुछ नया नहीं है। हाँ नया ये है होता कि जब इसमें पूछता कहां से, जैसे यहां से, होमवर्क, मतलब अगर ओरिजिन यहां होता तो आंसर कुछ और होता ना, काहे सॉल्व करोगे, ई निकाल लिया ना, ई निकाल लिया ना। अब देखो ये क्या आया है, ये यहां पे आया होगा, मतलब इस पॉइंट पे कहीं पे आया होगा। आपको पता है कि ये डिस्टेंस कहां से आया है, यहां से रे पगले, ये डिस्टेंस यहां से है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस कितना ऐड करना है, A/2। नहीं समझे? नहीं समझे? आपका जो सेंटर ऑफ मास आया है ये वाला वैल्यू, ये तो यहां से है ना बाबू, यहां से कहीं है। आपको इधर की टेंशन काहे लोगे, इधर का मत, इतना टेंशन आपके पास घट रहा है ना, बस इतना ही घट रहा है ना आपके लिए। इतना कितना है, A/2 ऐड कर दीजिए। अगर फ्रॉम O बोलता, जैसे इसमें बोलता कि फ्रॉम O, तो आप कुछ नहीं करते, इस वैल्यू में से रो2A में से रो1 प्लस रो2 रहने देते और इसमें ऐड कितना करते, ये वाला डिस्टेंस कितना, A/2, ये वाला लोकेशन आ जाता। ऐसे ही करोगे, यहां से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ेगा। सीधा इसका जब भी 2 मास वाला हो, याद रखिए 2 मास वाली सवाल को ऐसे ही बनाइएगा, काफी टाइम सेव होगा आपका कैलकुलेशन। 2 मास 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर बाद में लोकेशन जहां से पूछेगा उसमें फिर आप ज्योमेट्री लगा के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बात खत्म। समझ गए? ये हो गया। एक 3D लेमिना बनेगा,
हाँ, लास्ट सवाल आज की क्लास का 3D लेमिना। आज का क्लास कंप्लीट प्रॉब्लम क्लास हो गया। देखो 3D लेमिना में भी आप चाहे तो इसे 2 या 3 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये क्यूबाइड कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए हमने मान लो एक क्यूब ले लिया, ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने एक क्यूब से ले लिए आए। हाँ, इसमें एक्स वाई जेड तीनों लगेगा। हाँ, उस हिसाब से सेम ही हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ओरिजिन कहीं पे, एक को ओरिजिन पर रख देते तो काम चलेगा बढ़िया। एक को ओरिजिन पर रख देते हैं, एक मिनट। क्यूब नहीं बना, ये क्यूबाइड बन गया। हमारे पास मान लो एक यहां पर रख देते हैं, एक मास है इसका मान लो m, एक मास यहां पे, मास है इसका मान लो m, एक यहां पे इसका मास मान लीजिए m, ठीक है। और एक मान लो यहां पे इसका मास भी मान लो m है, ठीक है। ये एक फेस बन गया इसका। एक फेस और बनाते हैं इसका, बस हो गया। इसका मास 2m, पैटर्न थोड़ा देखिएगा, इसका मास 2m, इसका मास 2m और इसका मास 2m, ठीक है। ये 3D लेमिना बना। थ्री डी लेमिना बना, सब मास हो गया। हाँ, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास। लेमिना मतलब एल जैसे, वही फिर वही बात, सीट एरिया वाला। हाँ बाबू, देखो इसको बनाने के ये तरीके हैं कि अगर आप जरा ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ 2 ही सीट है। कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4। जरा ध्यान से सिर्फ इस सीट को देखो, ये एक प्लेन सीट तुम्हें दिखेगा, ये तुम्हें एक प्लेन सीट दिख जाएगा जिसका मास m और m। क्या ये सब कन्वर्ट होके एक सेंटर ऑफ मास इसका बनेगा 4m का? इसका सेंटर ऑफ मास 4m का बनेगा। और ये वाला सीट देखो, एक ये बैक सीट हुआ, पीछे वाला सीट को कन्वर्ट करके एक पार्टिकल बना दिए। अब ये फ्रंट वाला सीट 2m मास वाला, तो 2m मास वाला जो है वो इधर कहीं पे है। आप बताइए 2m 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 2m, तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास पे मास कितना हो जाएगा? सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका? 8m। अब आपके पास 2 पार्टिकल सिस्टम हो गए मात्र, एक 4m का और एक 8m का। मतलब इसे आप आराम से कन्वर्ट कर लीजिए कितना में, एक हो गया आपका 4m का और एक हो गया आपका 8m का। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ओरिजिन यहाँ पे है। जरा ध्यान से देखो तो तुम्हारा जो इसका जो 8m आएगा यहाँ कहीं आएगा, इसका जो 4m आएगा यहाँ कहीं आएगा नहीं, तो ओरिजिन यहाँ पे कहीं होगा। अब बाबू, हाँ, अब ये बताइए कि ये लोकेशन ओरिजिन से कहाँ होगा? जरा ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा साइड ए है, पूरा ए है बाबू, तो जरा ध्यान से देखो कि ये कितना हो जाएगा? इस सीट का देखो ना, ये सीट था ना, इस सीट का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से होगा। यहां पे ओरिजिन है, ये सीट था ना, ये सीट नहीं, इस सीट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा जिसका ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस x वाला कितना होगा? a/2 डायगोनल। अगर आप यहां से x कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, अब बताइए m1 का xy निकालोगे ना, x1 कितना आ जाएगा? बिल्कुल a/2 और y1 भी a/2। x2 का बताओ,
x2 कितना आएगा, ये भी क्या होगा x2, ये है ना ये सीट कितना हो जाएगा a की a/2 ना, ये वाला जो लोकेशन होगा ये सीट है ना बाबू, एक ये सीट है एक ये सीट है, ये भी या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे x में a/2 और y में भी हाँ a/2 नहीं होगा, ये y में नहीं जाएगा। देखो ये दो सीट है ना बाबू, बीच में सेंटर था ना, नहीं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया ना x में a/2 और यहाँ से y में भी a/2, यहाँ से y में भी a/2 पे गए, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं लाई किया इस सीट में, यहाँ पे, यहाँ से आप a/2 x में आप जो a√2 कह रहे डायगोनल का हाफ वो तो r हो गया, आप डायरेक्ट r भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हाँ ये a/2 और यहाँ भी a/2, बस हो गया आपके पास तरीका आ गया। आप m1 वाला तरीका लगा लीजिए, x1 y1 आ गया आपके पास है बाबू। अच्छा z कितना होगा, वो जो r है वही z है आपका, r जो है वो z है, z कितना होगा z1 z2, z1 कितना आएगा, एक तो आएगा इसका 0 z, एक z एक्सिस में होगा, मतलब इसका जो ये वाला लाई है ना ये यहां पे कहीं पे होगा बाबू, z पे ही होगा ये, इसका जो मास होगा ये वाला z एक्सिस वाला जो है इसका तो कहीं ना z एक्सिस पे ही होगा ना। अगर ये सीट होता इसका सेंटर ऑफ मास z पे होता, अगर ये z एक्सिस में तो इसका सेंटर ऑफ मास z में ही लाई करेगा, z वाला एक्सिस, तो इसका आपको z2 आ जाएगा 0 और z1 हाफ a होगा, z1 कितना होगा, इसको थोड़ा फील करिएगा पता चल जाएगा, नहीं तो बताएंगे a होगा। या ये देख लेना a1 कैसे आएगा, ये कुछ नहीं करना आपको, ये 3D होता है ना इसलिए इसका पोजीशन थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा, इस तरह से डाटा आएगा, फिर उसके बाद आपको x y z वाला जो तरीका है सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर बताइएगा कितना होगा सॉल्व करने के बाद, इसको खुद से सॉल्व करना है, सोचना कैसे समझ गए, ये लोकेशन हम काहे बताएंगे, आपका ज्योमेट्री है आप जानिए, सॉल्व कर लीजिएगा, हम कहाँ बोल रहे हैं यही होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसका क्या होगा, बनाइएगा आंसर बताइएगा, फिर हम देखेंगे क्या करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा।